नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही सामयिक प्रासंगिक विषय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। पिछले 2 सालों से अब लगभग पूरी दुनिया ये पैंडेमिक, एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। शुरू के समय में जब कुछ भी जानकारी नहीं थी तो हमें पता नहीं था कि ये बीमारी कहाँ है, कैसे आ गई, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होता है। बट आज 2 साल के बाद इसके डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में कई तरह की अब एडवांसमेंट्स हुई हैं और काफ़ी अब ये बात वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के बाद, मेडिसिन के बाद अब बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी है। दुनिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी है, बट एज ऑफ नाउ इंडिया में काफ़ी बेहतर सिचुएशन है। बट हम इसको ये क्लेम कर सकें कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है, शायद इसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। कोविड के दौरान कई सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स होती हैं लोगों को। कोविड एक तरह का वायरस है और कई बार इसका हमेशा ही इसका एंट्री पॉइंट तो लंग्स के थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। पर ये वायरस होने के कारण ये स्पेसिफिक टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं, ACE2 रिसेप्टर, जिसके ज़रिए लंग्स में प्रवेश करता है, ये सिमिलर रिसेप्टर लिवर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। तो ये वायरस अगर ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है तो बॉडी के इन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो एक्यूट कोविड के स्टेज में लिवर के अंदर सूजन आना, इन्फ्लेमेशन आना, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। लिवर जॉन्डिस हो जाना, SGOT, SGPT बढ़ जाना। कई सारे मरीज़ हम लोगों ने देखे हैं जिसमें गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग आ जाती है, परफोरेटेड गॉल ब्लैडर भी देखे गए हैं, और पैंक्रियाज के इन्फ्लेमेशन के कारण पैंक्रेटाइटिस भी हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वॉल्वमेंट के कारण डायरिया, ये कोविड के डिफाइनिंग फीचर्स में से है। लगभग 20% लोगों को कोविड में शुरुआत में डायरिया होता है। और कोविड के कारण ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण अगर खून की नसें बंद हो जाएं तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग कई बार काफ़ी सीरियस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स और इन्वॉल्वमेंट एक्यूट कोविड में होते हैं। पोस्ट कोविड फेज़ में भी कई सारे सिम्टम्स चलते रहते हैं, और जिसमें सबसे कॉमन 2 चीज़ें जो देखी हैं हम लोगों ने, एक होता है लिवर फंक्शन टेस्ट का डिरेंजमेंट चलना, यानी कि LFT जब आप कराते हैं, SGOT, SGPT जो शुरू के स्टेज में बढ़ा था वो बढ़ा ही हुआ चल रहा है। ये कई सारी मेडिसिन से हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से हो सकता है। दूसरा कॉमन सिम्टम्स है पोस्ट कोविड स्टेट में लूज मोशंस का परसिस्ट करना, यानी कि डायरिया का परसिस्ट करना। 2-3 तरह के कारण हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके कारण ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि कोविड के दौरान काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स मिलती हैं, जिससे पेट के अंदर का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो सप्रेस हो जाता है और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये एक तरह का कंडीशन होता है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, एक तरह का बैक्टीरिया है, इसको क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल डायरिया कहते हैं। इसको सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन एक सिंपल स्टूल टेस्ट से डिटेक्ट हो सकता है, और इसके लिए स्पेसिफिक दवा होती है जिससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, कुछ रिसर्चर्स ने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद इंटेस्टिन की मूवमेंट अफेक्टेड हो जाती है, जिससे कि बार बार पेट में दर्द और लूज मोशंस होते हैं, और इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और थोड़ा धीरज रखें तो ये धीरे धीरे समय के साथ चली जाती है। तो ये कॉमन पोस्ट कोविड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं। दूसरा इशू आता है जब आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंडीशन हो, लिवर सिरोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये लोग पूछते हैं कि क्या अब हम कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों का कंसर्न होता है। अगर लिवर सिरोसिस है पेशेंट को, या आप किसी भी दूसरे कारण से ब्लड थिनर्स पर हैं, तो आपको इंजेक्शन के दौरान ब्लीडिंग का रिस्क होता है। ये अगर आप अपने इंजेक्शन प्रोवाइडर को बताएंगे तो पतली नीडल इस्तेमाल करना, केयरफुली इंजेक्शन देना, इससे ब्लीडिंग का रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। पर एक्स्ट्रा कोई रिस्क नहीं होता है अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो। देखिए, वैक्सीन के जरिए के कारण एलर्जिक रिएक्शन और ये जो जनरल पॉपुलेशन में रिस्क होती है, वही रिस्क अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस वाले पेशेंट्स को होती है। समझने की जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे लोग अगर उनको कोविड हो जाए तो हायर रिस्क पर होते हैं, और उनके लिए वैक्सीनेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन पे वैक्सीन का असर भी कम होता है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होता है। आप यदि समाचार फॉलो करते हैं तो आप
ये भी सुन रहे होंगे कि जनरली वल्नरेबल ग्रुप को, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, अब लोग बूस्टर डोज देने की बातें कर रहे हैं। तो वो इसलिए होता है कि उनकी इम्यूनिटी टाइम के साथ और ज़्यादा वेन कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यदि आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो तो आपके लिए वैक्सीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगले 3-4 महीनों में शायद बूस्टर लेने की भी इशू आएगी, और उस समय अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं तो भी आप इस बूस्टर को लें। कुछ लोगों में निश्चित रूप से इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। पर अपने आप को, अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डरली लोगों में, कोमॉर्बिड कंडीशंस जिसको कहते हैं, उसमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 6 महीने में व्यापक वैक्सीनेशन के ज़रिए ये बीमारी कंट्रोल होगी। साथ ही साथ कुछ ओरल दवाइयाँ आ रही हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 6 महीने में ये महामारी खत्म हो और हमारा जीवन वापस सामान्य स्थिति में, जो पहले था 2 साल पहले, उसमें लौट आएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, और किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।